श्वसन श्वसन तंत्र में का उद्देश्य श्वसन तंत्र का उद्देश्य भोजन के ऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा प्रदान करना है। ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है तथा हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। रक्त में ऑक्सीजन O2 के आपस से O2 को गैस को अपने अंदर घोल कर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचता है। वह उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। यहाँ से आंतरिक श्वसन प्रक्रिया के श्वास अंदर लेना, निश्वास से श्वास बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। श्वसन क्रिया में श्वास अंदर लेने में 2 सेकंड व श्वास बाहर निकालने में 3 सेकंड लगते हैं। यहाँ से श्वसन तंत्र के भाग है भोजन का ऑक्सीकरण कर जीव को ऊर्जा प्रदान करना मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। यहाँ से ऊपरी श्वसन तंत्र के उदाहरण निम्नलिखित है। नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, लैरिक्स है। यहाँ से निचले श्वसन तंत्र के उदाहरण निम्न है। यहाँ से श्वास नली, श्वसनिका, फेफड़े, कुप्पिका कोश, रुधिर वाहिका है। यहाँ से श्वसन दर, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी देर श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। श्वसन दर शिशु में 45 बार प्रति मिनट तथा वयस्क में 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। एक श्वास में सांस या एक अंतर श्वसन, एक उच्च श्वसन दर का मापन स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। यहाँ से अंतःश्वसित व उच्च श्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत अंतःश्वसित में 21% जबकि उच्च श्वसित में 16.4% ऑक्सीजन होता है। फेफड़े में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड और 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ से जीव, यहाँ से मनुष्य, पक्षी व छिपकली में फुफ्फुस, फेफड़ों द्वारा, केंचुआ, मेंढक में आर्द्र व श्लेषी, त्वचा द्वारा, मछली, झींगा, सीप में क्लोम या गिल द्वारा, तितली, टिड्डे, मक्खी में श्वास नली, श्वास रंध्र द्वारा, तिलचट्टे में भी यहाँ से श्वास नली, श्वास रंध्र द्वारा, कीटों में श्वास प्रणाल व वातक के द्वारा रहता है। वातक के द्वारा रहता है। और नासा गुहा व नासा छिद्र की दीवार पर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है जिसे श्लेष्मा स्रावित होता है जिसके कारण मार्ग नम रहता है। वह वायु जीव पर धूल के कण चिपक जाते हैं। श्वसन मार्ग में ग्रसनी और श्वास नली में वायुकंठ जोड़ता है जो कि ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है। श्वास नली के प्रवेश द्वार पर पत्तेनुमा कपाट एपिग्लोटिस पाया जाता है जिसे सी आकार के उपास्थि छल्ले पाए जाते हैं। श्वास नली के चिपकने से रोकते हैं। श्वास नलियों के अंतिम सिरे पर कुप्पिकाएं स्थित होती है। कुप्पिका की फेफड़ों के सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। कुप्पिकाएं वायु कोष्ठों पर रक्त की नलिकाएं पाई जाती है जो ऑक्सीजन को रक्त में मिश्रित कर पूरे शरीर पर पहुंचाने का कार्य करती है। फेफड़े, फुफ्फुस, मनुष्य में वक्ष गुहा में स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा एक जोड़ी फेफड़े स्थित होते हैं। दायां फेफड़ा लंबा व बायां फेफड़ा छोटा होता है। वक्षीय गुहा की पसलियों के संकुचन में शिथिलन से फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर निकलती है। यहाँ से डायफ्राम, वक्षीय गुहा का निचला फर्श एक गुंबदाकार पतले पट्टे के द्वारा बंद होता है जिसे डायफ्राम तनपुट कहते हैं। उच्छ्वास के समय डायफ्राम चपटा हो जाता है। यह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करता है। श्वास में डायफ्राम व पसलियों के बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। उच्छ्वासन के दौरान पसलियां धीरे और अंदर की ओर गति करती है। यहाँ अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल के गैसों के फेफड़ों के अंदर ले जाना उच्च श्वसन कहलाता है। अंतःश्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। वक्ष गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है, वायु फेफड़ों में भरती है। यहाँ से उच्च वसन में यहाँ से फेफड़ों से वायु और गैसों को बाहर निकलना उच्च वसन कहलाता है। उच्च वसन के दौरान वक्षीय गुहा अपने मूल आकार को वापस आ जाती है, पसलियों को पेशियां शिथिल हो जाती है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। वक्ष गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और CO2 फेफड़ों से बाहर आ जाती है। यहाँ से श्वसन संबंधी आयतन, ज्वारीय आयतन, सामान्य श्वसन में फेफड़ों के भरी गई और बाहर निकाली गई वायु का आयतन, ज्वारीय आयतन 500 ml होता है। जैव क्षमता लगभग 4600 ml होती है। फेफड़ों का कुल क्षमता लगभग 5800 ml होती है। यहाँ से अनऑक्सी श्वसन अवायवीय में यहाँ से ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति होती है। श्वसन पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। कम ऊर्जा प्राप्ति 2 ATP होती है। अंतिम उत्पाद कार्बोक्सिलिक यौगिक जैसे अल्कोहल होता है। निम्न पादपों, बैक्टीरिया, कवक, यीस्ट में यह श्वसन होता है। C6H12O6 से 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP ऊर्जा ग्लूकोज, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा शर्करा व किण्वन द्वारा श्वसन में वायवीय होता है। ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में देता है। श्वसन पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण
कारण होता है। अधिक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए 36 से 38 एटीपी अंतिम उत्पाद के रूप में CO2 व जल देते हैं। उच्चतर पादपों तथा जीवाणुओं के ऑक्सी श्वसन होता है। C6H12O6 + 6CO2 से 6O2 से 6CO2 बनता है। साथ ही 6H2 और एटीपी ऊर्जा ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी व ऊर्जा बनती है। यहाँ से अवायवीय श्वसन की क्रिया में केवल कोशिका द्रव्य होती है, जबकि वायवीय श्वसन क्रिया में कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया होती है। पेशी कोशिकाएं वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। जब पेशी अवायवीय रूप से श्वसन होती है तो ग्लूकोज के अंतिम विखंडन में लैक्टिक एसिड व ऊर्जा उत्पन्न होती है। लैक्टिक एसिड का संचयन पेशियों के ऐंठन से उत्पन्न होता है। श्वसन व दहन। श्वसन सामान्य ताप पर कार्य करता है, जबकि दहन उच्च ताप की आवश्यकता होती है। श्वसन मंद प्रक्रिया है, जबकि दहन तेज प्रक्रिया है। भोजन के ऑक्सीकरण में कई अवस्थाएं होती है। दहन में ईंधन सीधे ही कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। श्वसन एंजाइम का नियंत्रण इसमें एंजाइम का नियंत्रण होता है, जबकि दहन में एंजाइम का नियंत्रण नहीं होता है। श्वसन ऊर्जा में एटीपी के रूप में संचित होती है, जबकि दहन में ऊर्जा ऊष्मा व कभी कभी प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। यहाँ से समुद्र सतह से जो ऊपर चलते हैं, वायुमंडल की वायु का संयोजन अर्थात इसमें विभिन्न गैसों की प्रतिशतता में वही रहती है जो वायु का घनत्व या मात्रा कम होती है। इसलिए पहाड़ों में शरीर के ऑक्सीजन की कमी हाइपेक्सिया के कारण मनुष्य की सांस फूलने लगती है। इस कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं। श्वसन संबंधी रोग। न्यूमोनिया। यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। यह फेफड़ों में तरल भर जाता है तथा सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। अस्थमा। यह एलर्जी से होने वाला रोग है जो पराग, धूल के कण, खाद्य पदार्थों, ठंड, धूम्रपान आदि से हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई होना इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इस रोग के अंदर उच्च वसन के समय सीटी की आवाज़ आती है। सिलिकोसिस व एस्बेस्टोसिस। यह रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है। वह व्यक्ति जो सिलिका की खानों में कार्य करता है, यह रोग की संभावना अधिक होती है। सिलिका के बारीक कण वायु के साथ फेफड़ों में प्रवेश कर फाइब्रोसिस तथा सूजन पैदा करते हैं। फेफड़ों का कैंसर। प्रमुख कारण धूम्रपान होता है। वातस्फीति। यह अत्यधिक धूम्रपान के कारण होती है। श्वसनी शोध। श्वसनी की सतह, आंतरिक सतह पर सूजन आने से खांसी, अत्यधिक श्लेष्मा, हरा पीला कफ व श्वास लेने में कठिनाई आदि रोग के लक्षण हो जाते हैं। प्लूरी रोग है। यहाँ से फुफ्फुस आवरण शोथ। इस रोग में फुफ्फुस आवरण फ्लूरा में सूजन आ जाती है तथा फ्लूरा के अंदर प्लूरल द्रव्य की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और सीने में तेज दर्द होता है। इसका मुख्य कारण प्लूरा के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है। पादपों में जंतुओं के समान ही गैसीय विनिमय हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि इस उद्देश्य हेतु रंध्र तथा वातरंध्र पाए जाते हैं। पादपों में गैस परिवहन बहुत कम होता है तथा आदान प्रदान की मांग बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त पादपों की अधिकांश कोशिकाओं की सतह वायु के संपर्क में होती है तथा ऑक्सीजन उपलब्धता की कोई समस्या नहीं होती। पादप कोशिकाएं इस प्रकार से भोजन बनाती है कि ग्लूकोज अणु के अपचय से निकलने वाली संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर न निकले। इसके लिए कोशिकीय श्वसन एक बहुचरणीय प्रक्रम होता है ताकि अधिकतम ऊर्जा को एटीपी में परिवर्तित किया जा सके।